गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से स्टडी कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय। अपना लेसन वही है, उसका ये सेकेंड पार्ट है। हम इसके कुछ बेसिक्स कल की लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं। उन्हीं का यूटिलाइजेशन करके आज हम गॉस की थ्योरम को प्रूव करेंगे। आप क्या क्या स्टडी कर चुके थे। नंबर 1, वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, या आप इसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। दूसरा, आपने सॉलिड एंगल की डेफिनेशन स्टडी की थी, और सॉलिड एंगल क्या होता है, डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तीसरा, आपने स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम यानी द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड Gaussian surface E dot dA is always equal to 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed in the surface। हम आज इसे प्रूफ करेंगे। तो आप देखिए, ये दोनों चीजें तो मैं आपको रिमाइंडर के लिए दिया है। जो लोग आज यही क्लास अटेंड कर रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लास्ट क्लास को अटेंड कर लें, उन्हें क्लियर हो जाएगा। तो हम इसे प्रूफ करेंगे आज। कैसे प्रूफ करेंगे, आप ये डायग्राम देख रहे हैं बच्चों, ये एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज्ड। गॉसियन सरफेस की 3 बेसिक कंडीशंस होती थी, वो मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। गॉसियन सरफेस की 3 कंडीशंस होती। नंबर 1, वो क्लोज्ड होता है। क्लोज्ड का मतलब बंद पृष्ठ होता है। दूसरा, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट इस सरफेस पे लाई करना चाहिए, यानी जो पॉइंट है या बिंदु है वो क्या होना चाहिए, सरफेस पे होना चाहिए, गॉसियन सरफेस पे यानी क्लोज सरफेस पे होना चाहिए। तीसरा, ये सिमेट्रिक होना चाहिए। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए हमने नॉन सिमेट्रिक लिया। अदरवाइज जब आप जनरली एज्यूम करेंगे, क्योंकि एक गॉसियन सरफेस एक काल्पनिक पृष्ठ ही है, तब हम उसे हमेशा सिमेट्रिक ही लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ना। ये एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर एक धनात्मक चार्ज यानी धनात्मक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। हमें पी बिंदु पर, जो इस पृष्ठ पर स्थित है, पी बिंदु पर इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब कूलाम के नियम से ई की वैल्यू आपको पता है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही रखते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको कूलाम के नियम से पता है। अब हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आप एक चीज देख रहे हैं, ये हमने छोटा सा एक एरिया एज्यूम किया है, जिस एरिया की वजह से इस पॉइंट क्यू पर जो छोटा सा सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है वो है डी ओमेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। राइट, ये हम सारे वो फॉर्मूले आपको रिमाइंड करा रहे हैं जो हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तीसरा क्या है, अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से एरिया की वजह से इस पॉइंट से निकलने वाला जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, हम उसे लिख सकते हैं डी फाई ई। डी फॉर डिफरेंशियल छोटा सा है, वो कितना होगा, डेफिनेशन से आप क्या लिखते थे, ई डॉट डी ए। तो आप यहां से सीधे सीधे लिख सकते हैं ई तो उतना ही है आउटवर्ड्स, आप डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, ई की वैल्यू हम प्लेस कर देते हैं। ई की वैल्यू क्या होगी, फाई ई इज इक्वल टू फाई ई यानी टोटल इंटीग्रेशन आप कर, इसको आप क्या लिख सकते हो, डी ए कॉस थीटा। अब ई की वैल्यू को हमें यहाँ पर लिखना है, तो डी फाई इज इक्वल टू ई को हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिएगा मैंने ई की वैल्यू प्लेस की है,
डी ए कॉस थीटा। अब याद कीजिए, क्या आप इसे पहचानते हैं? यस, यही तो आपका ये छोटा सा सॉलिड एंगल है जो इस छोटे से एरिया ने सबटेंड किया है, पार्ट ऑफ द स्फीयर जो होता है उसने सबटेंड किया है इस पॉइंट पर। तो हम इसे लिख सकते हैं डी फाई ई, यानी टू द स्मॉल फ्लक्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स ड्यू टू दिस स्मॉल पोर्शन, और किसकी वजह से? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। उसे हम लिख सकते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इसे लिख सकते हैं डी ओमेगा। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो हम वैल्यू रख रहे हैं k, ये हम जनरली हमेशा रख देते हैं, इसकी जगह हम सीधे सीधे एप्सिलॉन भी रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट k का मतलब एप्सिलॉन ही होता है, कि रखना जरूरी भी नहीं है कि आप हमेशा उसे रखें ही, आप ऐसे भी रख सकते हो एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम मान रहे हैं कि निर्वात में रखा हुआ। नाउ डी ओमेगा, अभी क्या करिए, दोनों तरफ हमें क्या करना है? समाकल, टोटल इंटीग्रल। टोटल इंटीग्रल का क्या मतलब है कि अब हम देख रहे हैं कि पूरे एरिया की वजह से, सिर्फ इस स्मॉल एरिया की वजह से नहीं, जो ये एरिया है इसकी वजह से नहीं, बल्कि पूरे एरिया की वजह से, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। दोनों तरफ आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आपका टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई ई, इसे आप सिंपल सिंपल फाई ई लिखेंगे। इधर आ जाइए तो क्यू टोटल चार्ज है, उसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं क्योंकि टोटल चार्ज है इंक्लूडेड, तो ये हो गया स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई, एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी ओमेगा। अब हमें टोटल क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू टोटल सरफेस। अभी आप देखिए, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक ये गोला है, ये इसका सेंटर है, इस पर एक छोटा सा पृष्ठ होता है, तो वो छोटा सा एंगल डी ओमेगा सबटेंड करता है। थोड़ा और बड़ा करेंगे ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा करेंगे और बड़ा हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर हम टोटल की वजह से लेंगे तो कितना सबटेंड होगा? पूरा, यानी 4 पाई। कितना सबटेंड होगा? 4 पाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस पूरे की वजह से इस पॉइंट क्यू पे सबटेंडेड जो सॉलिड एंगल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई। नाउ फाई ई इज इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। नाउ यू फाइंड आउट कि फाई ई इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब आप ध्यान दीजिए, हम यही तो प्रूफ कर रहे थे। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है? द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स। ये बात इंपॉर्टेंट है कि पृष्ठ बंद हो और हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल फ्लक्स हमेशा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है उस चार्ज का जो कि बंद किया गया है उस सरफेस के अंदर। दैट इज द प्रूफ ऑफ गॉसियन थ्योरम या गॉस थ्योरम। अब एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो गॉस थ्योरम है ये ट्रू है इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, मतलब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तो अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जो कूलाम का नियम था वो सिर्फ किस में लगता था? वो लगता था सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए। तो जो हमारी गॉस थ्योरम है वो बिंदु आवेश के लिए ही नहीं बल्कि बिंदु आवेश के वितरण के लिए भी सत्य है। आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, हमने आपको आवेश वितरण समझाया है कि किस तरीके से रैखिक या क्षेत्रीय या आयतनिक आवेश वितरण किया जा सकता है, और रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व क्या होते हैं। लेकिन जो हमारा कूलाम का नियम है वो सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, लेकिन जो गॉस थ्योरम है उसे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और वो उसके लिए सत्य है, लेकिन स्थिर चार्ज के लिए। चार्ज स्थिर ही होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो यानी वितरण हो लेकिन स्थिर हो, वो गतिमान ना हो। तो आज हम यूज करेंगे कि गॉस थ्योरम का फायदा क्या है। गॉस थ्योरम को वैसे तो कई जगह यूज करते हैं, पर जो आपके सिलेबस में है वो ये है कि हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे गॉस थ्योरम को यूज करके।
फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वायर से ही चलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक वायर है, ये आपके एग्जाम्स में भी आता है, गॉस थ्योरम की सहायता से लिख देती हूं मैं, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी रेखीय आवेश वितरण यानी एक आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा ये तीव्रता वर्ड नहीं यूज किया जाता, कभी कभी सिंपल बोल दिया जाता है वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो उसका मतलब भी यही होता है कि हम ई ही कैलकुलेट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये एक वायर है, याद करिए लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है। टोटल चार्ज इस वायर पर क्यू है, इस वायर की लेंथ एल है, तो जो लैम्डा है वो है क्यू अपॉन एल। ये बाय डेफिनेशन है, इसे आप बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखिए ये चार्ज वायर है आपका, वायर का कुछ भी नाम रख लेते हैं ए बी। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अनंत लंबाई का ले लें, मान लेते हैं कि अनंत लंबाई का ही ले लीजिए आप, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ये इन्फिनिटी पे गया ऊपर भी और नीचे भी। एक पॉइंट यहाँ पर है जो आर डिस्टेंस पे है इस वायर से, और इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब आपको इतना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से समझ आ रहा है, ये एक वायर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इससे P पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, फॉर एग्जांपल इसको अभी हमने लिखा है धनात्मक चार्ज लिया, कैसा है धनात्मक, तो जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, गॉस थ्योरम से हम गॉस थ्योरम को यूज करके इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। अभी देखिए गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। अब गॉसियन सरफेस की 3 कंडीशन में से पहली कंडीशन वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। अब ऐसा लेना है कि सारा चार्ज उसके अंदर आ जाए, ऑब्वियसली ये क्या होगी, एक बेलन होगा या एक सिलेंडर होगा, और उस सिलेंडर पे ये P पॉइंट लाई करना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरीके से गॉसियन सरफेस यहाँ पर आपको ड्रॉ कर रही हूँ, उसको डॉट डॉट से ड्रॉ करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि ये एक एज्यूम्ड सरफेस है, ये R है तो R ही डिस्टेंस लगभग यहाँ होनी चाहिए। आप देख रहे हैं ये एक सिलेंडर है, आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश की है कि उसका शेप नॉर्मल बने, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है, तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई कि क्लोज्ड है, कैसा है, क्लोज्ड है। नाउ P पॉइंट इस पे लाई करता है। तीसरी कंडीशन क्या होती थी, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो इस वायर से इस सिलेंडर के पॉइंट पे जितने, इस पूरे सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी क्या होंगे, R डिस्टेंस पे होंगे, यानी ये सिमेट्रिक है ना। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, गॉस थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे। गॉस थ्योरम में आप क्या पढ़ते थे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए मस्ट बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले पहला पार्ट कैलकुलेट करते हैं, ई। अब जरा देखिए ई कहाँ होगा, आउटवर्ड्स, ये पॉजिटिव लिया है हमने, और हर जगह कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, सेम होगा, उसका वैल्यू सेम होगा। क्यों सेम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो R आपका सेम है तो बाकी सारी वैल्यू सेम होगी, यानी उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड रहेगा। देन इट इज ए कांस्टेंट,
ये कैसी क्वांटिटी हो गई, कांस्टेंट, तो हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये हो गया ई इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड डी ए। आप यहाँ से कॉस थीटा, आप एक चीज ध्यान रखिए, ये सरफेस है तो इसका जो एरिया, मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर डी ए, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये कॉस 0 यानी कि 1, यानी हम यहाँ पर जब ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ से हटाएंगे तो आप इसे डी ए कॉस थीटा लिखिए या उसको ना लिखिए, कॉस 0 1 हो गया। तो यहाँ पर ई डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इस पूरे बेलनाकार जो आपने गॉसियन पृष्ठ माना है उसका सरफेस क्या होगा, 2 पाई आर एल। ये क्या है, आर, इसका एरिया सॉरी सर्कमफरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी लेंथ से, ये लेंथ ऑफ द वायर है एज्यूम किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई एल, तो ये आपका क्या हो गया, एरिया। तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ एरिया की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई आर एल, लिख सकते हैं, राइट, इज इक्वल टू क्यू, क्यू यानी टोटल चार्ज, यहां से इस डेफिनेशन से देखिए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। ना, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यू गेट दैट। तो अभी यहां से E की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये L और ये L आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे L की वैल्यू नहीं आ रही है। अब देखिए ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये E इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लैम्डा अपॉन 2 पाई आर ट्वाइस लैम्डा, राइट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन इधर आर आ जाएगा E। ये जो वैल्यू है बच्चों E की, ये देखिए आप इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें Q कहीं नहीं आ रहा, सॉरी Q तो आ रहा है, Q तो लैम्डा आ रहा है, एक तरीके से लैम्डा का मतलब है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आप एक चीज इसमें देखिए, इसमें कहीं इसका एरिया नहीं आया है, यानी कि हमें ये जो बेलन लिया है इसकी वैल्यूज कहीं पे नहीं आई हुई हैं। तो हम क्या बता सकते हैं कि अगर कोई वायर है जिसपे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है और जिसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, तो उससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वहां पर इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस लैम्डा अपॉन r, जहां पे r क्या है, वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, और लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो आपने एक चीज देखी कि कितनी आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गॉस थ्योरम को यूज करके। नाउ वन मोर थिंग, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है। कैसी है, कांस्टेंट है। हम अगर इसे इस इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले पाएंगे तो इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। इसलिए आप एक चीज समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं तब और सिर्फ तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिमेट्रिक हो और हमारा गॉसियन सरफेस कैसा हो, सिमेट्रिक हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। हम दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। और आप सबका दिन शुभ हो, अपना ध्यान रखिए और जिसकी जितनी सहायता करना है करिए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, क्योंकि हमारे देश को हमारे समय बहुत अधिक आवश्यकता है। आपका दिन शुभ हो।